मौर्य साम्राज्य। जब हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में युद्ध, विजय, बड़े बड़े राजा आते हैं, है ना? पर ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसके पीछे एक कमाल की, एक असाधारण मशीन काम कर रही थी। एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जिसने भारत के पहले इतने बड़े साम्राज्य को असल ताकत दी। तो चलिए आज इस मशीन के एक एक पुर्जे को खोलकर समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, 5 करोड़ लोग। सोचिए, इतने विशाल और इतनी अलग अलग तरह की आबादी वाले साम्राज्य को आखिर चलाया कैसे जाता था? ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सिर्फ तलवार के दम पर तो बिल्कुल हल नहीं किया जा सकता था। नहीं, इसके लिए कुछ और ही चाहिए था। और वो कुछ और था, एक ब्लूप्रिंट। जी हां, एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। मौर्यों की सफलता का असली राज उनकी सेनाओं में उतना नहीं था जितना समाज और अर्थव्यवस्था के लिए बनाई गई इस डिटेल्ड योजना में था। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस ब्लूप्रिंट का पहला पन्ना खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस साम्राज्य के सामाजिक ताने-बाने की। आखिर किसी भी सिस्टम को समझना हो तो सबसे पहले उसके लोगों को ही तो समझना पड़ता है ना, है ना? और यहाँ पे ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ है कौटिल्य, जो साम्राज्य के इनसाइडर थे। वो समाज को पारंपरिक 4 वर्णों के चश्मे से देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन दूसरी तरफ है मेगास्थनीज, एक यूनानी राजदूत, एक आउटसाइडर, और उन्हें जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग नजर आती है। उन्हें दिखता है कि समाज काम के आधार पर, मतलब प्रोफेशन के आधार पर 7 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब मेगास्थनीज ने जो देखा वो एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल समाज था। दार्शनिक जो सलाह देते थे, किसान जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, और फिर सैनिक, चरवाहे, कारीगर, मजिस्ट्रेट, मंत्री, सबका अपना अपना एक तय काम था। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कई बार किताबी सामाजिक संरचना और असल जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रास्ट दास्ता के मुद्दे पर आकर और भी गहरा हो जाता है। सोचिए, मेगास्थनीज तो ये तक लिख गए कि भारत में दास प्रथा थी ही नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि यहाँ दासों के साथ बर्ताव काफी ठीक था, उन्हें संपत्ति रखने का भी अधिकार था। लेकिन फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र देखिए, वो 9 तरह के अस्थायी दासों का जिक्र करते हैं जिन्हें आहेतक कहा जाता था। मतलब हकीकत जो दिखती थी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की। देखिए, उस जमाने के हिसाब से मौर्यकालीन महिलाओं को कई ऐसे अधिकार मिले हुए थे जो काफी प्रोग्रेसिव लगते हैं। उन्हें मोक्ष यानी तलाक लेने का अधिकार था, वो पुनर्विवाह कर सकती थी और नियोग प्रथा की भी अनुमति थी। हाँ, ये जरूर था कि समाज के हर तबके के लिए नियम एक जैसे नहीं थे। जैसे जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं, जिन्हें अनिष्कासिनी कहते थे, वो ज्यादातर घर की चारदीवारी में ही रहती थीं। अच्छा, समाज की बात तो हो गई। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पैसा। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इतनी बड़ी सेना, आखिर इन सबके लिए पैसा आता कहां से था? ये पूरी मशीन चलती कैसे थी? इस एक सवाल का जवाब एक शब्द में छुपा है, वार्ता। और ये कोई मामूली शब्द नहीं है। कौटिल्य के हिसाब से वार्ता का मतलब सिर्फ खेती या सिर्फ व्यापार नहीं था। नहीं, ये कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, इन तीनों का एक मिला-जुला आर्थिक ढांचा था। यही थी मौर्य अर्थव्यवस्था की असली बुनियाद, एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सोच। और ये देखिए, ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि इस पूरी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जाहिर है कृषि था। ये एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था तो थी, लेकिन पशुपालन और व्यापार भी इसके 2 बहुत मजबूत पिलर थे। तो रेवेन्यू यानी कमाई कहाँ से होती थी? एक बहुत ही सिस्टमैटिक टैक्स सिस्टम से। जैसे भाग, जो किसानों की उपज पर एक तरह का इनकम टैक्स था। सीता, वो इनकम थी जो सीधे सरकारी जमीन से आती थी। और इनके अलावा बलि और हिरण्य जैसे कैश टैक्स भी थे। मतलब ये कोई मनमानी वसूली नहीं थी, बल्कि एक वेल प्लान्ड सिस्टम था। और अब जरा मौर्य प्रशासन की बारीकी देखिए। कुछ टैक्स तो ऐसे थे कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मान लीजिए आपने सड़क पर कीचड़ फैला दिया, तो आपको एक खास टैक्स देना पड़ता था, पंको दसन निरोध। जी हां, आपने सही सुना, साफ सफाई बनाए रखने के लिए भी एक टैक्स था। सड़क इस्तेमाल करनी है तो वर्तनी नाम का रोड टैक्स दीजिए, बिल्कुल आज के टोल टैक्स की तरह। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको पुल पार करना है तो तरदेय नाम का टोल दीजिए। मतलब मौर्य साम्राज्य में हर चीज का हिसाब था, हर सुविधा की एक कीमत थी। तो ठीक है, टैक्स से पैसा आ गया। अब सवाल यह है कि इस पैसे का होता क्या था? राज्य इसका इस्तेमाल 2 बड़े कामों में करता था। एक, जरूरी इकोनॉमिक सेक्टर्स पर अपना कंट्रोल बनाना, और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्वेस्ट करना।
राज्य ने कमाई के जो बड़े बड़े सोर्स थे उन पर अपनी मोनोपोली बना ली। नमक बनाना हो, माइनिंग का काम हो, जंगलों का मैनेजमेंट हो या फिर जहाज बनाना और शराब बनाना, सब कुछ, एवरीथिंग सीधे सरकार के कंट्रोल में था। इससे ये पक्का हो जाता था कि जो भी बड़ा मुनाफा हो वो सीधा शाही खजाने में ही जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का इससे बेहतरीन उदाहरण क्या होगा? सौराष्ट्र की सुदर्शन झील। इसे बनवाया चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने, और फिर सालों बाद अशोक के गवर्नर तुषास्प ने इसमें सिंचाई के लिए नहरें जुड़वाईं। ये दिखाता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं थी, ये योजनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थी। तो अब देखते हैं कि इस पूरे वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ने ट्रेड एंड कॉमर्स को यानी व्यापार को कैसे पंख लगाए। उत्तरापथ ये सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं है, ये मौर्य साम्राज्य की मेन आर्टरी थी, उसकी जीवन रेखा। सोचिए, एक विशाल हाईवे जो उत्तर पश्चिम में पुष्कलावती से लेकर पूरब में ताम्रलिप्ति तक जाता था। इस पर माल से लदे कारवां भी चलते थे और शाही सेनाएं भी। ये व्यापार के लिए भी जरूरी था और प्रशासन के कंट्रोल के लिए भी। और मजे की बात, यही वो रास्ता है जो आगे चलकर आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड बना। और इस रास्ते की वजह से मौर्य साम्राज्य एक बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड हब बन गया। यहां से क्या क्या एक्सपोर्ट होता था? हाथीदांत, मोती, कछुए के कवच और सबसे जरूरी बेहतरीन कपड़े। और बदले में इंपोर्ट क्या होता था? सोना, कीमती विदेशी कपड़े और मीठी शराब। और उस वक्त के भारतीय सामान की क्वालिटी की तो दुनिया दीवानी थी। यूनानी एडमिरल नियार्कस ने तो लिखा है कि भारतीय सूती कपड़े किसी भी दूसरे कपड़े से ज्यादा सफेद, ज्यादा चमकदार और बेहतर थे। खासकर बंगाल की मलमल की तो बात ही कुछ और थी। ये उस जमाने की ब्रांड इंडिया की ताकत थी। तो आखिर में इस पूरे विशाल मौर्य ब्लूप्रिंट की लेगेसी क्या है? मतलब इसका निचोड़ क्या निकला? तो मौर्य सिस्टम की पहचान क्या है? पहली बात, ये हाईली सेंट्रलाइज था। दूसरी, ये फंडामेंटली स्टेट कंट्रोल था, यानी हर बड़ी चीज पर राज्य का नियंत्रण था। और तीसरी, इसकी बुनियाद कृषि पर टिकी थी। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, इसी सिस्टम ने टैक्स, लैंड मैनेजमेंट और करेंसी के साथ आज के इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। और अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। मौर्यों ने ये सब, एक सेंट्रलाइज्ड टैक्स सिस्टम, सरकारी उद्योग, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सब आज से 2300 साल पहले किया था। अब जरा सोचिए, तब से लेकर आज तक क्या एक देश को चलाने के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा बदले? सोचने वाली बात है ना?